गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एमकॉम फाइनल के पेपर 9th OR-in-QT के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने मुझसे OR की डेफिनेशन, हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब संक्रिय विज्ञान को यूज़ करते हैं तो उसकी वेरियस फेजेस या स्टेप्स क्या है, और साथ ही कौन कौन से मॉडल्स आप जब OR टेक्निक अपने यहाँ यूज़ करते हैं तो किन किन मॉडल्स के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि फेजेस क्या है, यानी ऑपरेशंस रिसर्च के चरण क्या है। जब हम संक्रिय विज्ञान को यूज़ करते हैं या OR को यूज़ करते हैं तो चूँकि ये जो OR विषय है ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड है, इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ होगी वो बिल्कुल प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक वे में यूज़ होगी। तो इसके लिए हम जो इसकी वेरियस स्टेजेस या जिसे स्टेप्स कहा जाता है या फेजेस कहा जाता है उसको हमें पहले क्लियरली पता होना ज़रूरी है। जब हम OR को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मुलेशन या प्रॉब्लम का डेफिनेशन करना होगा, यानी जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको निरूपित करना होगा, उसे परिभाषित करना होगा। समस्या को समझना या परिभाषित करने से क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर उसे समझा नहीं है तो समाधान का अगर आप प्रयास करेंगे तो अंधेरे कमरे में सुई टटोलने के बराबर होगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि समस्या को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको देखना, उसे किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या उसके लिए रिलेटेड जितने भी जो प्रभाव डालने वाले पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में विचार करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हमें प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हमने डिफ़ाइन कर लिया है, उसके बाद उस समस्या का हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते समय हम क्या करेंगे, उस मेन प्रॉब्लम को छोटी छोटी इंटरडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में बांटकर हम वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब इंटरडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में हम बांटते हैं तो उनके जो इंटरकनेक्टेड रिलेशंस है उनका भी हमें सिस्टमेटिक वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टडी करते समय जो भी मैनेजमेंट है उसको उससे रिलेटेड सारा डेटा और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसे प्रॉपरली क्लासिफाई करना और उसे उसकी सीक्वेंसिंग हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो दूसरा काम होगा हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या का विश्लेषण करना। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन के लिए आगे नहीं बढ़ें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाए। जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है और उसका एनालिसिस कर लिया जाता है तो अब उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर समस्या से रिलेटेड मॉडल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे जब आप मॉडल यूज़ करने जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉडल जब यूज़ करते हैं तो आगे एक मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कई बार जो समीकरण वहाँ पे बनेगी, जो इक्वेशंस वहाँ पर बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए, जो ऐसी समीकरण हो जो आपका जो भी सॉल्यूशन आए उसकी कसौटी को प्रदर्शित करे और साथ ही आपको उन कॉन्स्टेंट्स को भी बताए जिनको ध्यान में रखकर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। तो वहाँ पे ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो उद्देश्य फलन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारा पैरामीटर्स क्या होगा, वो सब हमें वहाँ पर डिसाइड कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, जब हम प्रॉब्लम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद उन मॉडल्स में से हम जो मैथमेटिकल उसका एक तरह से मॉडल डेवलप कर लेंगे तो फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी मॉडल हमने डेवलप किया है उससे जो भी आपको सॉल्यूशन मिले वो हमेशा ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो।
ऑप्टिमम सॉल्यूशन होने के साथ साथ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो यूज़ करेंगे मॉडल निकालने के लिए, जो डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, उसके लिए OR में नॉर्मली 3 तरह के मेथड्स यूज होते हैं। एनालिटिकल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, या मोंटे कार्लो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्टेप में हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमें समाधान की प्राप्ति होगी, और समाधान की प्राप्ति के बाद अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा वैलिडेशन ऑफ मॉडल। यानी जो भी आपने मॉडल बनाया है अनुकूलतम हल निकालने की कोशिश करते समय उस जो मॉडल हमने यूज़ किया है उसकी फिर भी ऑथेंटिसिटी या वैलिडेट उसे और करना पड़ेगा, ताकि हम वो जो परीक्षण कर लें उससे हम ये कर सकें कि हमारा जो भी हमारा इन आउटपुट आएगा वो आउटपुट सिर्फ पिछले समंकों का प्रयोग करने से प्राप्त परिणाम नहीं होकर हमारे लिए आज की दशा में अनुकूलतम हल होगा, तभी उसे प्रामाणिक माना जाएगा। उसके बाद अब जो हमें सॉल्यूशन मिल गया है उसका हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें लास्ट काम यही होता है कि जो भी हमें वो एक तरह से अनुकूलतम हल या प्रामाणिक हल मिल गया है उसे क्रियान्वित किया जाए, उसे एक्चुअल में यूज़ किया जाए। और एक्चुअल में यूज़ करते समय आपको कुछ बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो हमारी आशा के अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो उसका कंट्रोल वाला एस्पेक्ट भी हमें वहाँ पर यूज़ करना होता है। तो नॉर्मली ये एक तरह से 6 स्टेप्स है। कुछ बुक्स में सिर्फ 4 पॉइंट में भी इसको सॉल्व कर दिया जाता है कि सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित कीजिए, फिर उसका विश्लेषण कीजिए और उसके मॉडल्स को डेवलप कीजिए, दोनों को मिला दिया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन कीजिए और अल्टीमेटली जो भी डिसीजन आया है उसका क्रियान्वयन और नियंत्रण कीजिए। तो 6 पॉइंट के बजाय आप 4 पॉइंट में भी अपना आंसर ले सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको ये सारे काम करने होंगे अगर आप OR की जो साइंटिफिक टेक्निक है उसको अपने यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके बाद अब बीच में बात आई थी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स करने पड़ेंगे कि कौन से मॉडल को हम यूज़ करें, वो डिसाइड करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का जो क्लासिफिकेशन है हालांकि वो पर्सनल बेसिस पे है, लेकिन फिर भी नॉर्मली 5 तरह के मॉडल्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। थियोरेटिकली आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली तो जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको उन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो उसमें हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ होती है आपका आइकॉनिक मॉडल। आइकॉनिक मॉडल में हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको हम एक तरह से भौतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे सपोज कीजिए किसी बिल्डिंग का या किसी सिटी का उसका नक्शा आपने बनाया, उसकी फ़ोटो आपने खींची है, तो ऐसे में ये जो मॉडल बनते हैं वो आइकॉनिक मॉडल होते हैं। आइकॉनिक मॉडल्स को समझना आसान होता है, बट इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है, और फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है तो अगर आपको डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ अगर उसमें चेंजेस लाने हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। तो फर्स्ट मॉडल्स हो जाते हैं एक तरह से फोटोकॉपी जैसे, जिसे आइकॉनिक मॉडल्स कहा जाता है। दूसरे जो मॉडल होते हैं वो एनालॉग मॉडल्स कहलाते हैं, यानी अनुरूप मॉडल कहलाते हैं। इस तरह के मॉडल्स जब हम डेवलप करते हैं तो इनमें हम क्या करेंगे, एक जो क्वालिटी है उसके समूह का प्रयोग दूसरे प्रकार के गुण समूह को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। जैसे नॉर्मली जो आपका डिमांड कर्व होता है, या स्टैटिस्टिक्स में जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फ्लो चार्ट होता है, इनको हम ये कह सकते हैं कि ये एनालॉग मॉडल्स होते हैं। इन एनालॉग मॉडल्स में हम क्या करते हैं, जैसे डिमांड है या फ्रीक्वेंसी है, इन गुणों के आधार पे उन जो मॉडल्स होते हैं उनमें उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये एनालॉग मॉडल हो गया। उसके बाद थर्ड मॉडल जो यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पर थर्ड मॉडल के बेसिस पे काम करेंगे वो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे। मैथमेटिकल मॉडल्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स होते हैं और दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। डिटर्मिनिस्टिक में समस्या से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं उनमें जो मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं उसमें उनका प्रोबेबिलिटीज़ यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर दिया होता है। तो मैथमेटिकल मॉडल में हम इक्वेशंस या जो समस्या से रिलेटेड बातें हैं उनको हम वहाँ पे जैसे कंप्यूटर या कैलकुलेटर वगैरह से कैलकुलेशन हमें करके वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना होगा।
उसके बाद नेक्स्ट मॉडल कंबाइंड मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं कि अगर फुली मैथमेटिकली आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में मैथमेटिकल मॉडल के साथ साथ कोई दूसरा मॉडल और यूज़ कर लिया जाए, जैसे एनालॉग कर लिया जाए, तो वो हमारा कंबाइंड मॉडल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल हम डेवलप करते हैं जिसे ह्यूरिस्टिक मॉडल कहा जाता है। तो इस प्रकार के मॉडल्स में जो डिसीजन मेकर है वो अपने अंदर की जो उसकी जो सॉल्यूशंस सॉल्व करने के लिए जो उसको एक तरह से नॉलेज उसका खुद का है उसको भी यूज़ कर सकता है, या और भी कोई डायरेक्शंस किसी से मिलते हैं तो उनको भी यूज़ करता है। लेकिन फिर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ऑप्टिमम ही होगा। तो ह्यूरिस्टिक मॉडल्स में जो सॉल्यूशन निकलता है उसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस या अजम्पशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से OR टेक्निक के अंदर जब हम सारा काम करने जाएंगे तो थियोरेटिकली क्या क्या उसकी फेजेज है उसके बारे में आपने मेरे से डिस्कस किया है, और साथ ही हमने कौन कौन से मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सुना। यहाँ एक बात और बता लेती हूँ कि थियोरेटिकली आपसे पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। तो जो अच्छा मॉडल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात है कि उस मॉडल में फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग अगर उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ जाएं तो वो ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें हम चेंजेस को डाल सकें। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जब हम मॉडल्स को डेवलप करते हैं तो मॉडल्स को डेवलप करते समय आपको जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उन अजम्पशंस को कम से कम रखा जाए। जो मॉडल डेवलप होता है वो समझने में आसान तो होना ही चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने फेजेस के बारे में और मॉडल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली जब हम OR या QT को यूज़ करेंगे तो कौन कौन से इसके टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और OR की बेसिकली टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में इस मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम थोड़ा बेसिकली जान जाएंगे। और उसके बाद उन टेक्निक्स को हम सारे के सारे रिमेनिंग चैप्टर्स में हम प्रैक्टिकली किस तरह से फॉर्मूला वगैरह बनता है या इक्वेशंस बनती है या टेबल्स बनती है वो हम इसके आगे वाले लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।